आदाब। हमारे खुसूसी प्रोग्राम दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। उबूरी बजट यानी इंटरिम बजट जुमे को पेश कर दिया गया। वजीर खजाना पीयूष गोयल ने मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश किया। जानकारों के मुताबिक उबूरी बजट पर लोकसभा इंतखाब का पूरा असर है। इस बजट में सभी तबके को खुश करने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार ने अकलियतों को नजरअंदाज कर दिया है। मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन का बजट 134 करोड़ रुपए से कम करके 81 करोड़ कर दिया गया, तो वहीं बेरोजगार नौजवानों के लिए भी बजट में कुछ नहीं रहा। हालांकि सरकार ने सैलरी तबके को खुश किया तो किसान भी किसी हद तक मुतमईन हैं। आज इसी मौजू पर जानेंगे अपने दो खास मेहमानों से उनका रुख। अपने दोनों खास मेहमानों का तारुफ भी करा दे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं नसीम खान साहब, जो कि मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं। ये कांग्रेस से एमएलए हैं, रुकने असेंबली, और साथ ही साथ कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, अश्वनी उपाध्याय, जो कि हमें दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं अश्वनी उपाध्याय साहब, जो कि बीजेपी तर्जुमान है और ये अपना पक्ष रखेंगे हमारे प्रोग्राम दो रुख में। सबसे पहला सवाल नसीम खान साहब आपसे है। जुमे को बजट पेश कर दिया गया, इंटरिम बजट पेश कर दिया गया। इस बजट से आप किस हद तक मुतमईन हैं? इस बजट को आपने किस तरीके से देखा है और किस तरीके से इस बजट को आप आंक रहे हैं? देखिए, सवाल मेरे मुतमईन होने का नहीं है, सवाल पूरे देश की जनता का, देश की आवाम का मुतमईन होने का है जी। मुझे अब सना जी आप बताइए कि 130 करोड़ की आबादी वाले इस हिंदुस्तान में जी किन लोगों का फायदा पहुंचाने का या किन लोगों के फलाह के लिए मोदी जी की सरकार ने ये बजट पेश किया है। आज किसानों के बारे में हम बात करें तो किसानों के हाथ में कुछ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 6,000 रुपया सालाना देने की बात की गई है, लेकिन 2 हेक्टेयर के कम वाले जो खेत किसान हैं उन्हीं को दिया जाएगा, तो पूरे किसानों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। उसके बाद में नौजवानों की तो बात ही नहीं की गई है। बेरोजगार नौजवान आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। डिग्रियां लेकर यहाँ वहाँ नौकरी के लिए बेचारा खाक छान रहा है। उसके लिए कोई मुनासिब कोई सरकार की तरफ से जिस तरह से कुछ उम्मीद थी कि कम से कम चुनावी बजट है, चुनावी बजट में ही हमें कुछ मिलेगा, वो भी मायूस नजर आ रहा है। आपने अकलियत की बात की, आज अकलियत के हाथ में क्या लगा? मोदी जी की सरकार सबका साथ सबके विकास का नारा जरूर देती है, लेकिन सबका साथ लेती है, लेकिन विकास देखभाल के लोगों का करने की जो एक मंसूबा और जो एक तहरीक इस मुल्क में पिछले 2014 से बीजेपी की सरकार कर रही है, लोग बहुत ही नाला हैं और लोग बहुत ही इस सरकार के रवैये से मायूस है। ये सरकार, ये बजट पूरी तरह से हिंदुस्तान की आवाम के मुखालिफ ये बजट दिखाई दे रहा है और सिर्फ खुद अपनी पीठ थपथपाने वाला काम जो मुल्क के जो वजीर आजम और उनके वजीरों ने जो किया है वही दिखाई दे रहा है, बाकी और कुछ मिला नहीं है किसी को। ठीक है। अब बीजेपी जिस तरीके से काफी बाग है इस बजट को पेश करने के बाद, और बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सबका साथ सबका विकास किया गया है। और दो रुख में हमारे प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद हैं स्पोक्स पर्सन अश्वनी उपाध्याय साहब। अश्वनी जी, जिस तरीके से हमने सुना कि बीजेपी जो है हमेशा से बजट पेश करने के बाद से दावे करती रही है कि सबका साथ सबका विकास किया गया, लेकिन अकलियतें तो नजरअंदाज कर दी गई हैं। आखिर अकलियतें इस बजट को देखते हुए अपने आप को ठगा महसूस ना करें तो फिर क्या करें? देखिए, कांग्रेस के नेता जिस तरीके की बातें कर रहे हैं बजट के बाद, उससे तो ऐसे लगता है कि 2014 के पहले भारत में कोई बेरोजगार नहीं था जी। भारत में कोई बीमार नहीं था, किसान बाकायदा कार से घूमते थे, मजदूर बाकायदा हवाई जहाज से चलते थे, जैसा कांग्रेस कहने की कोशिश कर रही है। तो पहली बात तो अगर किसान की स्थिति खराब है, मजदूर की स्थिति खराब थी, तो उसके लिए कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए था। 50 साल से ज्यादा कांग्रेस ने राज किया। अब मैं आता हूं दूसरे विषय पर, हमने क्या किया इस बजट में जी। जो गरीबी रेखा से नीचे के जीवन यापन करने वाले लोग हैं, वहां से शुरू करके निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग, उच्च आय वर्ग, किसान, मजदूर, ये पहली बार हो रहा है जहां पे 35 करोड़ मजदूरों के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है। वो मजदूर कोई रिक्शा चलाने वाला, ऐसा नहीं कि कोई कंपनी फैक्ट्रियों में काम करने वाला मजदूर, वो कताई बुनाई करने वाला हो, कालीन बनाने वाला हो, बर्तन बनाने वाला हो, चूड़ी बनाने वाला हो, रिक्शा चलाने वाला हो, जब 60 साल पूरा हो जाएगा उसको 3,000 रुपए पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी।
हमारी सरकार ऐसी है आजादी के बाद से आज तक कि सभी मजदूर, सभी किसान, मतलब आप सोचिए कि 150 करोड़ की आबादी में 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का बीमा दिया है, और उस बीमा में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का कोई भेद नहीं। जो गरीब है वो हिंदू है, मुसलमान है, किसान है, मजदूर है, बुनाई करता है, चूड़ी बनाता है, साइकिल बनाता है, पंचर बनाता है, जो कुछ करता है सब उसके उसमें क्या अश्वनी उपाध्याय जी, अब आप नौजवानों को देखें, नहीं है सरकारी नौकरी सब। एक मिनट सुनिए, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। ठीक है, ठीक है, पूरी करिए, लेकिन साथ ही साथ इसका जवाब भी दीजिएगा, क्या माइनॉरिटीज के लिए इस बजट में कुछ नहीं रखना चाहिए? जब हमारी सरकार कहती, हमारी सरकार, हाँ एग्जैक्टली, नहीं, कांग्रेस कहती है कि हम ये मुसलमान के लिए कह रहेंगे, हम कहते हैं ये हम गरीब के लिए कहेंगे, बस इतना अंतर है। ठीक है, ये करते कुछ नहीं कांग्रेस, केवल मुसलमानों का नाम लेती है। हमारी सरकार नाम नहीं लेती है। हमारे हिसाब से गरीब गरीब है, गरीबी की कोई जाति नहीं होती, गरीबी का कोई धर्म नहीं होता। हिंदू भी गरीब है, मुसलमान भी गरीब है, सिख की गरीब है। ठीक है, नाम नहीं लेती, काम मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी सना जी, अरे काम आपको बता दिया। आप सुनेंगी तब तो, आप सुनना नहीं चाहती हैं। सर, बजट आप की कांग्रेस बात कर रहे हैं, अश्विनी जी, बजट की बात कर रहे हैं, बजट में जो दिख रहा है उसी की बात कर रहे हैं सर। मैं बजट पे आ रहा हूँ, मैं बजट पे आ रहा हूँ, सुनिए ना। क्या दे दिया, क्या दे दिया? हाँ, अरे तो आप सुनेंगे नहीं तो मैं बोलूंगा कैसे? ठीक है, बोलिए। ठीक है, बोले। ठीक, 35 करोड़ जो मजदूर हैं उनको 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी। उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, रिक्शा चलाने वाला, चूड़ी बनाने वाला, सबको पेंशन मिलेगी। किसान जो गरीब है, जिसके पास 2 एकड़ से कम जमीन है, वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, सिख चाहे ईसाई, सबके खाते में पैसा जाएगा। जो मुद्रा लोन दिया गया वो सभी को दिया है, हिंदू मुसलमान में कोई अंतर नहीं किया। जो 8 करोड़ गैस सिलेंडर बांटे गए वो गरीबी के आधार पर दिए गए, हिंदू को भी दिए, मुसलमान को भी दिए, सिख को दिए, ईसाई को दिए। हमारी कोई भी योजना जातीय धर्म के आधार पर नहीं है। हमारी केवल और केवल योजनाएं गरीबों के लिए है, किसान के लिए है, मजदूर के लिए। हम तुष्टीकरण नहीं करते, तो हम बार-बार मेजॉरिटी माइनॉरिटी नहीं करते, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। सर ठीक है, हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम आपसे सवाल भी उस तरीके से। अरे आप क्या बात कर रही हैं? सर बजट की बात कर रहे हैं। तो मुसलमान के लिए अलग से गरीब क्यों? अरे मुसलमान गरीब है तो उसको मिलेगा फायदा ना। अश्वनी जी, आपसे मैं बजट की बात, पहले जो योजनाएं लाई सरकार, मैं बजट की बात कर रहा हूँ। इसी बजट में अनाउंस किया गया, इसी बजट में 35 करोड़। अश्विनी जी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये 35 करोड़ जो 35 करोड़ मजदूरों को जो पेंशन मिलेगी वो बजट में किया गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नसीम जी, नसीम खान साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? ये कह रहे हैं अश्विनी साहब कि बीजेपी जो है इसी बजट में किसान को दिया जाएगा, इसी बजट में मजदूर के लिए पेंशन किया गया। देखिए ये अपनी सना जी ऐसा है कि ये अपनी गलतियों को दूसरे पे थोपने में माहिर हैं। झूठ बोलना, बार बार बोलना, ये इनका तरीका हो चुका है। 2014 में भी जो भाषण था वही भाषण आज ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने क्यों नहीं किया, कांग्रेस ने क्यों नहीं किया। अरे कांग्रेस ने नहीं किया, आप करके दिखा देते। आप बहुत बड़े 30 मार खाते। 2014 में बहुत बड़े बड़े वादे करके आप आए थे, कर दिया भैया देश के अंदर। पहली बार दिया किसानों को, किसानों के खाते में पैसा हमने दिया, कांग्रेस ने क्या किया है? उपाध्याय जी कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। कांग्रेस किसानों का अगर भला इस देश में किसी ने किया है तो कांग्रेस की सरकार ने किया है। 2008 का इतिहास उठा के देख लो, देश में जितने भी किसान थे सबका पूरा कर्जा माफ करने का ऐतिहासिक फैसला अगर किसी ने किया था तो मनमोहन सिंह सरकार ने किया था। मोदी जी की सरकार ने तो झुंझुना थमाया है। मोदी जी की सरकार ने कुछ नहीं किया है, मुसलमान सबको दिया, कोई लोन नहीं दिया है। बिजली का कनेक्शन ये झूठ है, फरेब है। 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी आप देने वाले थे, एक आदमी को आज तक रोजी रोजगार नहीं मिला, एक आदमी को नौकरी नहीं मिली है। सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमानों को पहली बार आरक्षण मिलेगा सरकारी नौकरियों में। आपकी सरकार ने नहीं किया, लागू करने आप वादा करते थे, आप वादा करते थे गरीबों को आरक्षण, हमने करके दिखा दिया। मुसलमान को भी आरक्षण मिलेगा, हिंदू को भी मिलेगा, सिख को मिलेगा, सबको मिलेगा। करना, रोटी सेकना, यही आपने सीखा है और यही आपका काम है। आपने केवल पिछड़ा रखा, आपने केवल मुसलमानों को गरीब बना के रखा। उनको कभी आपने शिक्षा नहीं दिया, उनको आपने रोजगार नहीं दिया, उनको आपने कभी पेंशन नहीं दिया।
हमारी सरकार उनको पेंशन भी देगी, हमारी सरकार सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन भी दे रही है। ठीक है, ठीक है। अश्विनी जी, इनकम टैक्स स्लैब में जो छूट दी गई उससे सैलरी तबका जो है काफी खुश है। अगर ठीक है नसीम जी, आप अपनी बात पूरी करें। 70 साल में सभी इस देश में रहने वाले सभी समाज के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए कांग्रेस समय समय पे नई नई योजनाएं इस देश में लाकर और उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया है, मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया है। जब अकलियत के लोगों के लिए जस्टिस सच्चर जैसी कमीशन की रिपोर्ट को लागू करके योजना कांग्रेस की सरकारों ने बनाया और उनको मेन स्ट्रीम में लाने की शुरुआत की, यही भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, यही भारतीय जनता पार्टी है जो बार बार कांग्रेस को बदनाम करके, प्रोपगंडा करके कि ये तुष्टीकरण की नीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। जब कांग्रेस की सरकार गरीबों को, पिछड़ों को, दबे हुए, कुचले हुए लोगों को मुख्यधारा में लाकर योजनाएं लाती है, आपको आगे बढ़ाने का काम करती है। आप गरीबी की बात नहीं करते हैं, आप बेरोजगारी की बात नहीं करते, आप हिंदू मुसलमान की बात करते हो, सरकार में रहते हैं, आप कभी गरीबी बेरोजगारी की बात नहीं करते, आप पिछड़ेपन की बात नहीं करते, आप केवल हिंदू मुसलमान की बात करते हो। आप मुसलमानों को भड़का के उनको पिछड़ा रखना चाहते हो। आप दोनों एक साथ बोलेंगे, आपकी दुकान बंद हो जाएगी। विकास में आपका रोल रहा है, आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा। अश्विनी जी, आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से नसीम साहब थोड़े से वक्त के लिए चुप चाहिए। कुछ भी नहीं किया जी, अश्विनी साहब, आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से इनकम टैक्स स्लैब में छूट दी गई है उससे सैलरी तबका जो है वो काफी खुश है। जाहिर सी बात है, सरकार की इस पर जो है सताइश भी करनी चाहिए, तारीफ भी लोग कर रहे हैं सरकार की और काफी अच्छा कदम है। लेकिन क्या ये नहीं लगता कि 125 करोड़ आबादी वाले मुल्क में 6.4 करोड़ जो टैक्स पे ही हैं, तो क्या ये हमारे मुल्क के लिए अच्छी बात है या बाइसे फख्र से माना जाना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊं जी, आपको पिछले जब हमारी सरकार आई थी तो इस को टोटल 3 करोड़ लोग टैक्स देते थे। हाँ। ये तो नोटबंदी हुई, लगातार और भी बहुत सारे ऐसे भ्रष्टाचार खिलाफ काम किए गए, जीएसटी लागू हुआ, तो अब जाके लगभग 6 करोड़ टैक्स पेयर हुए हैं। मुझे लगता है कि भारत में कम से कम 10 करोड़ लोग टैक्स देने लायक हैं, जो टैक्स देना चाहिए, और वो धीरे धीरे पकड़ में आएंगे। अब मैं आता हूं, ये जो फैसला दिया है कि 5 लाख तक टैक्स फ्री हुआ है, अब आप कह रही थी ना इसका फायदा किसका? अब ये 5 लाख तक का जो टैक्स फ्री है, ये हिंदू जो कर्मचारी है, चाहे मुसलमान कर्मचारी, सिख कर्मचारी, चाहे ईसाई कर्मचारी, वो सबके लिए है। जो भी कम तनख्वाह पाने वाला, चाहे वो छोटे कंपनी में काम करता, चाहे बड़ी कंपनी में काम करता, वो सबके लिए है। हमारी सरकार ने, मैं आपको इनके कांग्रेस के प्रवक्ता को चुनौती देता हूं कि पिछले 5 साल में एक योजना बता दें जो हिंदुओं के लिए किया हो, मुसलमानों के लिए न किया हो। और मैं आपको 50 योजना बता देता हूं कांग्रेस की, जो इन्होंने हिंदुओं के लिए नहीं किया, केवल मुसलमानों के लिए किया। नसीम साहब, इनके डीएनए में टीएनए है, इनके डीएनए में बांटो और राज करो है। देखिए सना जी, ऐसा है, 5 लाख रुपया इनकम टैक्स में फ्री करने के लिए अपनी पीठ किससे थपथपा रहे हैं? आप बताइए किस तरह से मुल्क की आवाम को बेवकूफ बनाने का काम इन्होंने किया है। 2.5 लाख का टैक्स पहले से फ्री था, टैक्स अंडर आईटी में आ नहीं रहा था। 2.5 लाख तक की इनकम पहले फ्री थी। 2.5 लाख से 5 लाख तक का जो था सिर्फ 5% टैक्स भरना पड़ता था। आज इन्होंने उसको 5 लाख तक कर दिया। चलिए भाई, बहुत अच्छा काम किया। 5 लाख 1,000 हुआ तो पूरे के पूरे पैसे आपको एक साथ 5 लाख 1,000 का आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो एक तरफ 5 लाख का इनकम वाले लोगों को आईटी से बाहर करने का फैसला करके अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ 5 लाख 1,000 अगर इनकम हो गई तो उसका 5 लाख से टैक्स जमा करवाने का काम कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका है लोगों को फायदा पहुंचाने का? हमें भी तो समझ में आए। आपको तो ज्यादा यही सरकार चलाना जानते हैं। और क्या काम किया है भाई? 70 साल में 55 साल आपने सरकार तो हमने किया है, अनुभव था, इसलिए अंग्रेजों ने जिस देश को लूट के खाली कर दिया था, उस देश को दुनिया के नक्शे पर हम लोगों ने पहचान दिलाने का काम किया। आपने कोयला घोटाला किया,
भ्रष्टाचार तो आपने रफेल में किया है, आपने यूरिया आपके मोदी घोटाला जी ने किया किया है, आपने मोदी जी के बारे में लोग कहने लगे हैं कि इस देश का चौकीदार चोर है, ये अब लोग कहने लगे हैं। घोटाला आपने किया है, आपकी सरकार ने किया है, रफाल में घोटाला किया है, राहुल गांधी जमानत पे है, रॉबर्ट वाड्रा जमानत पे है। 60 दिन के बाद चुनाव होगा, आपकी पार्टी इकलौती पार्टी है जिसकी पार्टी अध्यक्ष जमानत पे, पार्टी अध्यक्ष की मां जमानत पे, पार्टी अध्यक्ष का बहनोई जमानत पे और पार्टी अध्यक्ष की बहन भी जमानत में जाएगी। अभी बहुत जल्दी आपकी पार्टी अध्यक्ष की बहन को भी जमानत लेना पड़ेगा। मां ने जमानत ले लिया है, ये ज्यादा दिन जमानत नहीं चलेगी, जेल जाना पड़ेगा, जेल। बलिदान दिया है, मोदी जी छोड़ेंगे नहीं, भारी बहुमत से आ रहे हैं और जितने लुटेरे हैं, शिक्षा लेने ये की जरूरत जितने नहीं है। लुटेरे हैं अभी वो बेल पे है, बेल खत्म होगी और जेल जाना पड़ेगा। चाहे वो वाड्रा हो, चाहे राहुल गांधी, चाहे सोनिया गांधी, जिन्होंने लूटा हुआ है, पाई पाई का हिसाब होगा, पाई पाई का हिसाब होगा, चिंता मत करिए आप। अश्विनी जी, अश्विनी अरे लुटेरे, ये लुटेरे सारे बेल पे क्यों है? अगर बहुत बड़े त्यागी है तो बंद कीजिए। अश्विनी जी बहुत झूठ बोला है, बहुत बड़ा प्रोपगंडा किया है। अब चेहरे राहुल गांधी बेल पे है कि नहीं बताइए? राहुल गांधी जमानत पे है कि नहीं? जनता ने तुम लोगों को सोनिया गांधी जमानत पे है कि नहीं? तुम्हारी 3 राज्यों की सरकार, उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा जमानत पे है कि नहीं? राजस्थान और मध्य प्रदेश, चिदम्बरम जमानत पे है कि नहीं? अब तुम्हारे कार्ति चिदम्बरम जमानत पे है कि नहीं? अब तुमको सारे कांग्रेस के बड़े नेता जमानत पे है। अश्विनी साहब, सारे कांग्रेस के बड़े नेता जमानत पे है। सवाल आपसे पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। अश्विनी साहब, आपसे सवाल ये, क्या बेरोजगार नौजवानों के लिए कोई स्कीम या फिर कोई ऐलानात नहीं करने चाहिए बजट में? क्योंकि बेरोजगार नौजवान और बेरोजगारी तो सबके सामने है कि हमारे मुल्क में कितने रोजगार हैं, कितने रोजगार पैदा किए सरकार ने। इसको भी इस तरह की रिपोर्ट भी नहीं शाया हुई है। कई बार ये बातें मीडिया में भी आई कि कितने रोजगार आखिर सरकार ने दिए, इसको भी शाया करना चाहिए, ये शाया नहीं किया गया। दूसरी बात, अगर बजट की तरफ देखें तो क्या बजट में बेरोजगार नौजवानों के लिए कुछ ऐलानात नहीं करने चाहिए? जो नौजवान है वो सरकार की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे। मैं जवाब देता हूं आपको जी। सवाल आपका समझ में आ गया? हाँ, आपका सवाल समझ में आ गया सना जी। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, सरकारी नौकरियों से आप बेरोजगारी खत्म नहीं कर सकते, और वो भी भारत जैसे देश में जिसकी जनसंख्या 150 करोड़ हो गई है, जहां जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं है। अब भी लोग 10-10 बच्चा पैदा कर रहे हैं, 15-15 बच्चा कर रहे हैं। और मैं सरकारी नौकरी से नहीं खत्म कर सकते, लेकिन बोझ तो कम कर सकते हैं ना सर। बच्चे लोग पैदा कर रहे हैं अश्विनी साहब, तो सरकारी नौकरियों से नहीं होगा। बेरोजगारी नहीं खत्म कर सकते, इसके लिए 2 चीज जरूरी है जी। इसके लिए हाँ, स्वरोजगार जी। इसके लिए स्वरोजगार जरूरी है, अपना खुद का व्यवसाय करना जरूरी है। और आजाद भारत में 70 साल में पहली बार 5 साल में 12 करोड़ लोगों को लोन दिया गया अपना काम धंधा शुरू करने के लिए। कोई नाई का दुकान खोला, किसी ने अपना, जिसको जितना था, छोटा काम से लेके बड़ा काम तक, 50,000 से लेके 10 लाख रुपए तक लोगों को लोन इसलिए दिया जा रहा है अपना अपना काम शुरू करें। लेकिन मैं आपको कहता हूं, जब तक ये जनसंख्या विस्फोट हो रहा है तब तक बेरोजगारी रहेगी। जनसंख्या नियंत्रण भी जरूरी है, स्वरोजगार भी जरूरी है। ठीक है, नसीम साहब, अश्विनी साहब को आपने सुना, इनके बात से आप कितने मुत्तफिक हैं? जी बोलिए। देखिए, सवाल ऐसा है, ठीक है, जनसंख्या बढ़ रही है देश में। जब देश आजाद हुआ था तो 32 करोड़ की जनसंख्या थी। आपको याद होगा, आप इतिहास में जाइए, सन 47 के पास देश की आजादी के बाद इस देश में 30 से 32 करोड़ की आबादी हुआ करती थी। हम अंग्रेज जब इस देश को छोड़ के गए तो लूट के कंगाल करके गए थे, इस देश में कुछ नहीं बचा था। हमारे देश का किसान 32 करोड़ लोगों के लिए अनाज भी नहीं पैदा कर पाता था। उसके लिए हमारी उस समय की तत्कालीन सरकारों ने बाहर से गेहूं जैसे अनाज को एक्सपोर्ट करवाया, तब लोगों के 32 करोड़ के पेट भरते थे। लेकिन सरकारों ने काम किया, किसानों को आत्मनिर्भर बनाया, किसानों के लिए नई नई तरीके की सब्सिडी दी, हरित क्रांति का नारा दिया गया, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया, इंदिरा जी ने हरित क्रांति का नारा दिया और किसानों को इतना आत्मनिर्भर बनाया कि हमारा देश का किसान आज 130 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए अनाज पैदा करता है और उससे ज्यादा अनाज एक्सपोर्ट करता है। और बाकी बचा हुआ अनाज प्लेटफॉर्म पर सड़ जाता है। ये कांग्रेस की सरकार ने किया है, कांग्रेस किसानों ने सबसे ज्यादा आत्महत्या बिल्कुल कांग्रेस की सरकारों ने किया।
उपाध्याय जी आप बंबई जरा महाराष्ट्र का डाटा उठा लीजिए, महाराष्ट्र का डाटा उठाइए। 15,000 किसानों ने आत्महत्या किया है। आप उठा के देख लीजिए, 15,000 अशोक चौहान, विलासराव महाराष्ट्र में 15,000 किसानों ने अभी तक आत्महत्या किया है। कांग्रेस बिल्कुल नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आत्महत्या हुई है। क्या बात कर रहे हैं आप? गंडा कर रहे हैं, कांग्रेस की झूठ बोल रहे हैं। सबसे ज्यादा आत्महत्या हुई है। फडणवीस की सरकार में 15,000 किसानों ने 4 साल में आत्महत्या किया। ये आपकी शिवसेना बीजेपी की सरकार के पास डाटा है, वो बता रहे हैं। सबसे ज्यादा नहीं बता रहे हैं। बंगाल हो या महाराष्ट्र, किसानों को भी खुश करने के लिए मोदी सरकार ने फैसले किए। इस बजट में किसान को 17 रुपए एक दिन में दिए जाएंगे। ये कितना सही है? क्या इस रकम को और नहीं बढ़ाना चाहिए था सरकार को? क्या एक किसान उसके घर में कई फर्द होते हैं, कई लोग होते हैं, क्या 17 रुपए काफी है एक किसान के लिए? अरे भैया इनसे पूछिए इन्होंने कितना दिया था। इनको ठीक है, ये भी जवाब देना चाहिए। ठीक है, इसका जवाब दीजिए। अश्विनी साहब का भी जवाब दीजिएगा। नसीम साहब, किसान को कुछ देना भी चाहिए। इतिहास ये तो किसान को गरीब बना के रखना चाहते। अश्विनी उपाध्याय जी को इस देश के बारे में कुछ पता नहीं है। ये 2008 का कहो, इनकी सरकार है, सरकार का डाटा उठा के देखे। पूरे देश का किसानों का कर्ज माफी करने का ऐतिहासिक निर्णय अगर किसी ने लिया था तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने लिया था। 100% लोन माफ करने का काम किया था। 7/12 प्रॉपर्टी कार्ड कोरा करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किसानों के ऊपर तो आपका तरीका है। और ये पहले किसान को गरीब बनाओ, पहले किसान को कर्जदार बनाओ। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ 2014 में यही नरेंद्र मोदी इसी महाराष्ट्र के यवतमाल में आकर किसानों से वादा किया था। किसानों से वादा मोदी जी ने किया था चाय पे चर्चा करते हुए कि अगर हमारी सरकार आएगी 2014 में तो देश के किसानों का कर्ज माफ करेंगे, एमएसपी प्राइस 1.5 गुना देंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट आयोग को लागू करेंगे। ये मोदी जी ने महाराष्ट्र में यवतमाल में कहा था। फुटेज उठाकर देख लीजिए टीवी चैनल का। लेकिन आज तक 2014 चला गया, रात गई बात गई। मोदी जी की सरकार ने यही किया। और कल मोदी जी ने कहा कि किसानों के कर्ज माफ करने से किसानों का भला नहीं होगा। तो क्या 17 रुपया देने से भला होगा? 17 रुपया देने से भला होगा? शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और इनके नेताओं को। ठीक है अश्विनी साहब, क्या 17 रुपए जो किसान को देने के लिए बात कही गई है बजट में, जाहिर सी बात है इसकी 27 भी एक एंगल तरीके से अगर देखें तो की जा रही है, किसान भी खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पर आप देखें तो क्या 17 रुपए किसी एक फर्द को, किसी एक किसान को पूरे घर में अगर दिया जा रहा है तो क्या ये काफी है? अब मैं आपको बताता हूं जी, ये एक चीज नहीं, ऐसे इसको एक टुकड़े टुकड़े में नहीं देखना चाहिए। ठीक है, किसान को बेसिक 3 चीज चाहिए। उसको बिजली चाहिए और पानी चाहिए, खाद चाहिए और बीज चाहिए। तब मेहनत, किसानों की मेहनत में कोई कमी नहीं। उसको टाइम पे पानी नहीं मिलता, उसके गांव में बिजली का कनेक्शन नहीं था, उसको खाद नहीं मिल रही थी, खाद में कालाबाजारी हो रही थी और उसको बीज नहीं मिल रहा था। हमारी सरकार ने सबसे पहले बिजली, जहां जहां भी बिजली नहीं थी वहां बिजली पहुंचाया, जहां नहर नहीं थी वहां नहर पहुंचाया। तो किसान बिजली दे दिया, पानी दे दिया। का दावा है कि हर जगह बिजली पहुंचा दी। कालाबाजारी होती थी वो कालाबाजारी बंद कर दिया। अश्विनी साहब, आपकी सरकार ये दावा कर रही है कि सब जगह बिजली, हर जगह पानी, हर जगह खाद, हर जगह बीज। ये ऐसे तो नहीं कहिए, ऐसे तो नहीं कहिए। अभी 1 घंटे पहले हमारे, उसके बाद 2 घंटे पहले, दिया। 2 घंटे पहले हमारे कश्मीर में एक ऐसी जगह जहां पर 70 साल आजाद हो गए मुल्क को, लेकिन अभी बिजली नहीं पहुंच पाई। आप पूरे मुल्क की तो बात नहीं करें ना। अच्छा ठीक है, अच्छा हुआ आपने बता दिया। उसकी रिपोर्ट जरा भिजवा दीजिएगा, हम भी पता ठीक है, जरूर भिजवाएंगे। अगर आपने कोई आपको लिंक शेयर कर देंगे, आपको लिंक शेयर कर देंगे। बिजली नहीं पहुंची तो निश्चित रूप से हमारी सरकार पहुंचा देगी जी। लेकिन आपको अभी कश्मीर में एक जगह मिली, पहले आपको ही दिल्ली के बगल में गांव के गांव मिलते थे जहां बिजली नहीं होती थी हमारी सरकार जब आई थी। अब तो चलो कश्मीर में कोई एक आध गांव बचा होगा, उसको भी कर दिया जाएगा। अब मैं आता हूं दूसरी बात पे। मैंने कहा ना, आप भ्रष्टाचार दूर कर दीजिए, आप बिचौलियों को दूर कर दीजिए। हमारी किसान ने जो मंडी में बिचौलिए होते थे, जिसका पैसा ऊपर तक जाता था, जिसका पैसा कांग्रेस की पार्टी तक जाता था, वो बिचौलियों को बंद कर दिया। जब बिचौलियों को बंद कर दिया तो किसानों का जो फसल है उसका पूरा दाम भी मिल रहा है। स्वामीनाथन कमीशन की आयोग हमने लागू ऑलरेडी पहले कर दिया है। तो खाद, बिजली, पानी
और उसके साथ उनके जो उनकी फसल उसका 1.5 गुना दाम वो हमने देना शुरू कर दिया। और हमने 2 गुना उनको हमने वादा किया है कि 2022 तक उनकी जो आय है वो दोगुनी हो जाएगी। हमारी पार्टी में रावण वाड्रा ट्राइब के किसानों के लुटेरे नहीं है, इनकी पार्टी का जो दामाद है वही लुटेरा है। सरकार के अपने वादे हैं और दावे हैं, कर लिया हरियाणा में, सरकार इस पर कायम है। और साथ ही साथ अगर अपोजिशन पार्टियों की बात करें तो उनके अलग अपने तर्क हैं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में वक्त की कमी है। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे वक्त निकालने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आप दोनों खास मेहमानों का बेहद शुक्रिया। और साथ ही साथ आज के इस प्रोग्राम दो रुख में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, आदाब।